हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं मिस शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से संबंधित है, जिनका पेपर ज्योग्राफी है, उनका पेपर नज़दीक आ रहा है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएँ एक बार फिर से अपने वीडियो को और नए क्लास में आप लोग ज़रूर देखिए और अच्छे से पढ़िए। आज के प्रश्न में कुछ नया प्रश्न आपके लिए लेके आया गया है जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके, यही हमारा पूर्ण रूप से सहयोग है। इसीलिए मैं आपको बढ़िया से बढ़िया प्रश्न लाने का प्रयास करता हूं जो आपके पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और आपके पेपर में सबसे ज़्यादा लाभदायक हो। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे और हमारे पुराने छात्र छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ यानी क्लास की तरफ। क्या है आज के इस क्लास में, कौन सा प्रश्न है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। तो चर्चा करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ जो आपके पेपर में नए 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 प्रश्न आते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके पेपर में किस तरीके से पूछा जाएगा, ये चीज़ें आपको समझना है। फॉर्मेट समझना होता है कि फॉर्मेट किस तरीके से आपके पेपर का होता है। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ यानी कि प्रश्न की तरफ। कौन सा प्रश्न है आज के इस वीडियो में? जी हाँ दोस्तों, आग लगाने वाला प्रश्न है ये प्रश्न आपका है कि अंतर्जात एवं पटल विरूपण शक्तियाँ क्या है, सविस्तार उल्लेख कीजिए। अंतर्जात एवं पटल विरूपण शक्तियों के बारे में हमको पढ़ना है। ये प्रश्न अगर देखा जाए तो 2010 में पूछा गया था, 2011 में भी पूछा गया था, उसके बाद फिर 14 में पूछा गया है। उसके बाद बात करेंगे तो 15-16 लगातार पूछा गया था ये प्रश्न। और उसके बाद में फिर आपका बात करेंगे तो 2021 के बाद में 2022 में भी ये प्रश्न आपके पूछा जाएगा। और 23 के लिए आप लोग तैयार हैं, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपके पेपर में। तो चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हमारे छात्र छात्राएँ बिलोंग करते हैं, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। और कुछ सोचते हैं कि ये सर कैसे पढ़ाते हैं आप, कि आपका जो वीडियो आता है वो बहुत ही ऐसे पढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल ध्यान ना दें दोस्तों, क्योंकि आपको जब तक इसका आंसर नहीं पता होगा, आपको आंसर के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। मैं इसीलिए आपको यहाँ पे अपडेट करा देता हूँ, क्योंकि आपको पढ़ने में, समझने में और उसके बाद में कैलकुलेशन करने में, कभी मान लीजिए आपका नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाने में भी ये आपको सहायक होता है। तो इसीलिए मैं आपको वीडियो के द्वारा आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ और अच्छे से आप लोग को समझाने का भी प्रयास करता हूँ। अब जैसे आंसर में आपका आता है अंतर्जातीय एवं पटल विरूपण की शक्तियों के बारे में, कि इन शक्तियों की उत्पत्ति एवं विकास पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है। पृथ्वी के किसके आंतरिक भागों में? मान लो ये पृथ्वी है, इसके जो आंतरिक भाग होता है इसे हम क्रोड कहते हैं, जिसे उसके क्रोड ये होता है। क्रोड के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले में जिसमें हमने सियाल, सिपा और निफे के बारे में हमने बताया था, तो उसमें पृथ्वी का निर्माण किस तरीके से होता है उसके बारे में मैंने वहाँ पे आपको बताया था। तो उसी के संभवतः अगर बात करें तो ये आपका था अंतर्जातीय शक्तियाँ वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहले गतियाँ जो भूतल में विशेष प्रभाव भी डालती हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, इन शक्तियों की उत्पत्ति एवं विकास जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है। अंतर्जात शक्तियाँ दो प्रकार की गतियों द्वारा भूतल पर विशेष प्रभाव डालती हैं। ये कौन कौन सी हैं? पहला तो आपका आता है दीर्घकालिक या पटल विरूपण शक्तियाँ। दीर्घकालिक या पटल विरूपण शक्तियाँ आता है, जिनके द्वारा इसमें होता है कि जिनके द्वारा बहुत लंबे समय से धीमी गति से भूतल पर परिवर्तन होता रहता है। इसमें मुख्यतः महाद्वीपीय व पर्वत निर्माण कार्य यानी कि जो महाद्वीप होता है और पर्वत का निर्माण शक्तियाँ होती हैं, उसमें स्थानीय भूतल के ऊपर उठने एवं नीचे धसाव की घटनाएं ही लंबोत्मोड़ भ्रंश वाली घटनाएं आती हैं। तो इसे हम कहते हैं दीर्घकालिक या पटल विरूपण शक्तियाँ कहते हैं इसे हम। जैसे
अगर मान लो कि आपका पर्वत जैसे मुख्यतः महाद्वीप पर्वत और पर्वत का निर्माण शक्तियाँ होती हैं स्थानीय भूतल के ऊपर उठने एवं नीचे, यानी कि धसाव का मतलब होता है नीचे धस जाती है, ऊपर को तरफ उड़ जाती है, लंबवत मोड़ हो जाता है। जैसे मान लो कि इस तरीके से लंबवत मोड़ आ गया, उसका भ्रंश हो गया, वलित जैसी घटनाएं आती रहती हैं। तो ये आपके सारे आते हैं दीर्घकालिक या पटल विरूपण के अंतर्गत। उसके बाद फिर 12 नंबर आता है आपका आकस्मिक शक्तियाँ। इनके अंतर्गत भूतल पर अचानक यानी यकायक तेजी से परिवर्तन या प्रलय जैसा दृश्य घटित हो जाता है। जैसे आपका हो जाता है, मान लीजिए कि बादल फट जाना, उसके बाद में फिर ज्वालामुखी का उद्गार हो जाना, इस तरीके से यानी कि आकस्मिक घटनाएं। ज्वालामुखी जैसे यहाँ पे आप हमने बताया था अभी कि ज्वालामुखी विस्फोट व उद्गार एवं भूकंप ऐसी ही शक्तियाँ होती हैं। तो ये आकस्मिक शक्तियाँ हो जाती हैं। उसके बाद फिर पटल विरूपण एवं उत्पन्न संरचनात्मक शक्तियाँ, यानी कि पटल विरूपण एवं उत्पन्न संरचना आकृतियाँ। पहला कि फ्रिंच व टिरवार्थ जी के अनुसार कहा गया है कि पटल विरूपण से अभिप्राय उन समस्त प्रकर्मों में से होता है जिनका भूपटल के उत्थान, भूपटल का उत्थान का मतलब है कि भूपटल का जो भूपटल होता है यानी कि पृथ्वी की संरचना, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति, अवतलन या किसी एक भाग के संबंध से दूसरे भाग के विस्थापन और उसके टूटने मुड़ने या सम्मिलित होने के योग देता है, यानी कि इसमें जोड़ देता है। यानी कि अवतलन हो या संबंधित दूसरे ने, विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति हो जाना, और टूटने मुड़ने यानी कोई पत्थर टूट जाता है या मुड़ जाता है इस तरीके से। तो यही हमारा ये फ्रेंच और टेबार जी के अनुसार कहा गया है पटल विरूपण के बारे में। उसके बाद फिर पटल विरूपण या लंबवत, पटल विरूपण या लंबवत गतियों के प्रभाव से ही निचले भागों में सागरों का क्षेत्रीय प्रभाव या अतिक्रमण एवं उनके पीछे हटने की घटना घटित होती है। पृथ्वी पर मोड़ों या वलन एवं पर्वतों का विकास भी क्षैतिज घटना एवं लंबवत घटनाओं के सम्मिलित प्रभाव का ही परिणाम कहा जाता है। ऐसी गतियाँ यानी कि ऐसे गतियों को दिशा के आधार पर पुनः दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला यानी कि कहा आता है कि महाद्वीपीय गतियाँ, इसमें होता है महाद्वीपीय गतियाँ में आप हेडिंग नहीं, इसमें लिखना है कि इन गतियों के परिणाम स्वरूप महाद्वीपों में उत्थान, उत्थान का मतलब निर्गमन या उत्पत्ति, जैसे भी आप समझ लें, यानी कि महाद्वीपों की उत्थान उत्पत्ति, या फिर कहते हैं हम निर्गमन, या फिर उसे हम बोलते हैं कि उद्भव, जैसे भी आप कह सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कि निर्गमन तथा अवतलन, यानी अवतरण का मतलब निमज्जन की क्रियाएं जारी रहती हैं और इन गतियों से केवल लंबवत भू आकृतियां का निर्माण होता है। महाद्वीपीय गतियों के दो भागों में बांटा गया है। पहला फर्स्ट यानी कि ऊर्ध्वमुखी गतियां, दूसरा अधोमुखी गतियां। अब खा नंबर पर्वत निर्माणकारी गतियां, यानी कि पर्वत निर्माणकारी गतियां कैसी हैं। इन पर्वत निर्माण गतियों से स्थल भाग का जो भाग नवनिर्मित यानी कि क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब होता है ये क्षैतिज दिशा में होता है और उस पर किनारों से दबाव के कारण मोड़ या वलन कहते हैं, यानी कि वलन पड़ते हैं। अब विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ, पहला तो संबलन आता है आपका। संबलन में जब दो या दो से अधिक क्षैतिज, जब दो या दो से अधिक क्षैतिज शक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने क्रियाशील होती हैं, कि क्रियाशील का मतलब उस पर कार्य करती हैं, तो धरातल पर मोड़ या वलन पड़ जाते हैं। और यह मोड़ भी दो तरह से पड़ते हैं, पहला वलन और दूसरा संबलन। संबलन के प्रभाव से धरातल के विस्तृत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तथा धरातल के विस्तृत क्षेत्र लहर के समान ऊपर नीचे हो जाता है, ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से। कभी कभी इन क्षैतिज शक्तियाँ से धरातल का कोई भाग गुंबद के आकार से उड़ जाता है, जिसका निर्माण
शक्तियों में धरातल का कोई भाग गुंबद के आकार से में उड़ जाता है और जिसका निर्माण उद्संबलन कहलाता है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम वलन। वलन क्या है? वलन पृथ्वी की आंतरिक शक्ति द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन और संपीड़न का परिणाम है। चट्टानों के सुविकसित लहरदार मोड़ ही वलन कहलाता है, यानी कि जो चट्टान का सुविकसित लहरदार मोड़ होता है वही हमारा वलन होता है। फिंच जी के अनुसार कहा गया है, यानी कि फिंच महोदय जी ने कहा है कि समतल प्रतल शैलों के अधिक मात्रा में जुड़ जाने को ही वलन कहा गया है और वलन के द्वारा शैलों का कुछ भाग ऊपर तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। जैसे वलन की संरचना कैसी हुई है कि वलन के निम्नलिखित भाग हैं जिनका वर्णन चित्र में किया गया है। वलन की भुजा, वलन का अक्ष, अपनत तथा अभिनत अक्ष, अक्षीयतल, नति, नतिलंब और अभिनित यानी कि समपनिति और समभिनिति। यानी वलन के प्रकार कैसे हैं? सो संपीड़न की जो तीव्रता है और शैलों की संरचना के आधार पर भूपटल पर कई प्रकार के वलन पड़ जाते हैं जो इस प्रकार है। पहला का फर्स्ट की सममित या सुडौल वलन। वलन के चित्र कैसे हैं आइए दिखाते हैं एक बार चित्र, यानी कि वलन का चित्र, ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे स्थित होते हैं। तो इस तरीके से आपका वलन की संरचना है। जैसे ये आपका मोड़ आ गया, ये मोड़ पड़ जाता है इस तरीके से। उसके बाद फिर ये आपका क्षैतिज हो गया और ये ऊर्ध्वाधर की खड़ी लाइन। वलन की भुजा इसे कहते हैं हम। अच्छे तल इसको बोलते हैं। अवनति तल इसको हम बोलते हैं जो इसके बीच में होता है। अच्छे तल ये होता है और अवनत तल हमारा ये हो गया। उसके बाद में फिर आपका अवनीति ये आपका हो गया, उसके बाद अभिनति ये हो गया, यानी कि जो ये आपका कट पिट के जाता है यही हमारा वलन होता है। वलन आप लोग को समझ में आ गया होगा जिस तरीके से मैंने आपको वहाँ पे बताया था। अब यहाँ बात करें फर्स्ट कि सम्मित या सुडौल। जब किसी वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव या कोण एक समान हो तो उसे हम सममित वलन कहते हैं। अब यहाँ पे हम चित्रों द्वारा आपको दर्शाएंगे। ये आपका अपर्दित हो गया और ये अपनति हो गया, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे आपको अपर्दित और अपनति के बारे में बताया गया था वहाँ पहले, ये आपका कुछ लहरदारी इस तरीके से मोड़ हो जाता है और उसके बाद फिर ये आपका यानी अपर्दित ये हो गया और अपनति ये हो गया। तो जैसे जैसे ये अपना क्रिया करती हैं उसी तरीके से ये वलन का निर्माण करती हैं। उसके बाद फिर अपनति या वलन अवनति ये किस तरीके से होते हैं आपको टुकड़े टुकड़ों में मैंने आपको बताना है कि पूरा प्रयास किया है इस तरीके से। इसे हम अपनति और अवनति कहते हैं, यानी अपनत एवं वलन अवनत किसे कहते हैं। ये वलन का मोड़दार किस तरीके से मोड़ बनती हैं ये कुछ इस तरीके से आपका। उसके बाद फिर आपका आता है दूसरा नंबर कि असमित या बेडौल वलन। जब किसी वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई व झुकाव का कोण समान नहीं होता तो उसे हम असमिति अर्थात बेडौल वलन कहते हैं। इसे हम बेडौल वलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? बेडौल वलन। जैसे इस तरीके से कुछ इस तरीके से आपका बना हुआ तो इसे हम बेडौल वलन कहते हैं। ऐसे ऐसे मतलब कि जितने भी मोड़ आते हैं वो सारे क्या होते हैं? बेडौल वलन होते हैं, जिसका कोई क्षेत्र ही ना हो। फिर तीसरा नंबर आता है एकनत वलन। इसमें एक भुजा का झुकाव कम या ढाल जो है वो धीमा होता है, जबकि दूसरी भुजा का झुकाव अधिक या प्रायः क्या होता है? लंबवत होता है। लंबवत की बात करें कुछ इस तरीके से आपका होता है। फिर आता है समनत वलन। जब वलन की दोनों भुजाएं एक ही दिशा में झुककर प्रायः समानांतर हो जाती हैं तो उन्हें हम समनत वलन कहते हैं। इन सभी के अलावा परिवलित वलन, पंखाकार वलन, खुले वलन, वन वलन, प्रतिवलन और एकनत वलन भी पाए जाते हैं। तो ये पंखाकार वलन कुछ इस तरीके से आपका होता है। पंखाकार ये आपको यहाँ पे मैं आपको ठीक से समझाने का प्रयास करेंगे और अच्छे से आप लोग वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और बेल आइकन दबा दें क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और बात करेंगे अब पंखाकार वलन की, यानी पंखाकार वलन में किस तरीके से पंखाकार कुछ इस तरीके से आपका फैन होता है, फैन के तरीके से ये वलन होता है।
आपको पवन चक्की आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से आपका होता है, जो वो गति ऑटोमेटिक करती रहती है। तो ये पंखे के आप समान कार्य करती हैं। उसके बाद फिर एकनत दोलन। एकनत दोलन कैसे होते हैं? कुछ इस तरीके से, ये ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं यहाँ पे आपको इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं एक नतोलन। ये सारे, तो ये आपको समझ में, एक नतोलन और पंखाकार वलन। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, आता है आपका ग्रीवाखंड। ग्रीवाखंड किसे कहते हैं समझिएगा इसमें, इसे नेपे या ग्रीवाखंड भी कहते हैं। इसका विकास अत्यधिक संपीड़न के साथ साथ विशेष भ्रंश की सम्मिलित क्रिया से होता है। परिवलन में मोड की भुजाएं क्षैतिज होकर या समांतर हो जाती हैं। क्षैतिज से कुछ इस तरीके से, क्षैतिज से समानांतर हो जाती हैं, और इसमें भ्रंश के प्रभाव से चट्टानें खिसकने से ग्रीवा खंड की जो चट्टानों की संरचना अपने नीचे की चट्टानों से पूर्णतः भिन्न होती है, क्योंकि इसमें ऊपरी चट्टानें कई किलोमीटर दूर तक आगे बढ़ जाता है, और संयुक्त राज्य के पश्चिम यानी कि कार्डिलेरा पर्वत, जिसे स्विस या आल्प्स एवं मध्यवर्ती महाहिमालय में से ग्रीवा खंडों का अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। तो ये ग्रीवा खंड हो गया आपका। अच्छा, संधियाँ क्या हैं आपकी, इसमें संधियों के बारे में भी आप समझ लीजिए कि किसी क्षेत्र में स्थानीय तनाव एवं सिकुड़न के सम्मिलित प्रभाव से कभी कभी कमजोर शैलें चटक जाती हैं, और किंतु शैलों की जो विस्थापन नहीं होता है, और इस प्रकार शैलों में पड़ी दरारों की संधियाँ कहते हैं। संधियों के कारण शैलों पर अपक्षय का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये आपका, ऑप्शनल वाले के लिए ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया है कि संधियों के कारण शैलों पर किसका प्रभाव शीघ्र पड़ता है, अपक्षय का, या फिर आपका आता है चट्टानों का, या फिर संधियों का, या फिर आपका आ जाता है ज्वालामुखियों का। इस तरीके से आपका ऑप्शनल आता है। तो आपको अपक्षय अगर आपको पता है, तो संधियों के कारण शैलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये आपका, ये आप लोग नोट कर लीजिए, और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हाँ कर देना, अगर नहीं अच्छी लग रही है तो ना कर दीजिए, बिल्कुल आप बेहिचक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उसका फिर आपका आता है विभंग। विभंग या भ्रंश, विभंग एवं भ्रंश। विभंग किसे कहते हैं दोस्तों? जब पृथ्वी की सतह पर तनाव के कारण क्षैतिज भूसंचलन होता है, तो उससे पृथ्वी की सतह चटकने लगती है। इसमें बिना स्थान परिवर्तन के ऊपरी तल पर दरारें पड़ सकती हैं। जब तनाव द्वारा भूतल पर चट्टानों का प्रभाव पड़े, किंतु उसमें चट्टानों का स्थान परिवर्तन नहीं हो, अर्थात भूसंचलन नहीं होता है, तो उसे हम विभंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम विभंग कहते हैं। उसका फिर भ्रंश आता है। भ्रंश किसे कहते हैं? जब चट्टानों में तनाव यानी कि वृद्धि के कारण फटन के साथ साथ परिवर्तन भी होने लगता है, अथवा जब तनाव एवं संपीड़न की तीव्रता के कारण चट्टानें टूट कर दूर तक खिसकती हैं या उसमें विस्थापन होती हैं, तो उसे हम भ्रंश कहते हैं। यानी होम्स महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि भ्रंश वह विभंजित धरातल है जिसमें विरुद्ध चट्टानें अपेक्षिका कार्य रूप से ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो भ्रंश को समझने के लिए उनके निम्नलिखित भागों का ज्ञान आवश्यक है। इसमें उत्प्रेक्षित या ऊपरी खंड, यानी कि अधक्षेपित या निचला खंड, पदभित्ति या निचली दीवार, भ्रंश कगार। भ्रंश के प्रकार कौन कौन से हैं? कि भ्रंश के स्वरूप के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला आपका आता है सरल या सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश। दूसरा विपरीत या उत्क्रम भ्रंश। ये दोनों भ्रंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला सरल या सामान्य भ्रंश, या विपरीत या उत्क्रम यानी उल्टा जिसे हम बोलते हैं। फिर तीसरा आपका आता है समानांतर या सोपानी भ्रंश। फिर चौथा नमन या नति भ्रंश। पांचवा आता है नति लंब भ्रंश, और छठा नंबर आता है
तिर्यक या तिरछे भ्रंश। सातवां है अधिक्षेप भ्रंश एवं ग्रीवा खंड। जैसे लंबवत भ्रंश आपका आता है यानी तिरछा भ्रंश। आपको मैं सचित्र यानी कि चित्रण में आपको बताएंगे, चित्र में इस तरीके से आपका होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लंबवत भ्रंश हो गया आपका, उसका फिर तिरछा भ्रंश यानी कि तिरछे आपके तिरछे आकार का, ये लंबवत में चल रहा है आपका। उसमें उत्क्रम भ्रंश किस तरीके से है, इस तरीके से आपका होता है उत्क्रम भ्रंश। सीढ़ी नुमा, इस तरीके से आपका सीढ़ी के आकार की तरह टाइप का होता है। रिप्टी घाटी इस तरीके से आपका हो गया त्रिभुजाकार का, या फिर बात करें तो गुंबदाकार। उसका फिर ब्लॉक पर्वत होता है जिसपे हमें ब्लॉक मिल जाए, यानी कि कुछ दूर चले उसके हमें ब्लॉक आए। तो ये आपके हो गए भ्रंशों के प्रकार, यानी कि भ्रंश में कितने प्रकार के, लंबवत भ्रंश हो गया, तिरछा भ्रंश हो गया, उत्क्रम भ्रंश हो गया आपका, उसके अंदर फिर आपका आता है सीढ़ी नुमा भ्रंश हो गया, ध्यान से देखिएगा, रिप्टी घाटी अपभ्रंश हो गया, और फिर ब्लॉक पर्वत अपभ्रंश। तो इस तरीके से आपके अलग अलग अपभ्रंश हैं, यानी कि भ्रंशों के प्रकार हैं। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से आपका चित्र बनेगा। पेपर में कुछ अगर इसी तरीके से आप करेंगे तो आपका अगर 20 नंबर का है तो 20 में 20 नंबर आपको मिल जाएगा। चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप, तो आपको ये जो प्रश्न है ये हर जगह आपको मिलेगा, हर ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप इस पे ध्यान ना दीजिए दोस्तों, और अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका आता है फिर नेक्स्ट भ्रंश से बनी स्थलाकृतियाँ। स्थलाकृतियाँ किस तरीके से हैं कि नंबर 1 ब्लाक या भ्रंशोत्थ, यानी कि भ्रंशोत्थ पर्वत। इसमें क्या होता है कि जर्मन भाषा में हार्स्ट भी कहते हैं, जर्मन भाषा में इसे हम कहते हैं हॉर्स्ट। यूरोप में बार्जेस ब्लैक फॉरेस्ट एवं हॉर्स्ट ब्लॉक, जिसे यूएसए में वासाच या सिएरा नेवादा बोलते हैं। दूसरा आता है भ्रंश या दरार घाटी, जर्मनी में राइन घाटी, जिसे यूएसए में डेथ वैली, जॉर्डन में मृत सागर, और ऑस्ट्रेलिया में स्पेंसर की खाड़ी, और भारत में नर्मदा एवं ताप्ती घाटी। तो ये भ्रंश के दरार एवं घाटियों के उत्पत्तियों के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तीसरा नंबर होता है कि भ्रंश या कगार। भ्रंश कगार भारत के पश्चिमी घाट के किनारे खड़े ढाल इसके उदाहरण हैं। तो ये भ्रंश में बनी क्या है, स्थलाकृतियाँ, स्थला आकृति यानी कि स्थल आकृतियाँ। स्थला आकृतियाँ का मतलब होता है दोस्तों ये स्थल आकृतियाँ, यानी कि उस जहाँ जहाँ पे जो जो स्थल मैंने आपको बताया है वो स्थल की आकृतियाँ। जैसे आपका जर्मन घाटी को हम राइन घाटी बोलते हैं, जिसे जर्मन में राइन घाटी को हम क्या बोलते हैं, डेथ वैली बोलते हैं। जॉर्डन यानी कि जॉर्डन में बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, भ्रंश को हम मृत सागर बोलते हैं। इस ऑस्ट्रेलिया में इन्फ्लुएंसर की खाड़ी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। भारत में हम इसे नर्मदा एवं ताप्ती के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपका जो प्रश्न था वो आपको हमने बता ही दिया है, अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। चौथा प्रश्न ये आपको खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट के बताना होगा कि आपको ये प्रश्न चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दे। प्रश्न कौन सा है कि महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचना कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा। मॉडल पेपर में ये प्रश्न आपको बार बार जरूर लेके आया जाता है, इसलिए कि आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। और बैक ईयर का पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसमें भी ये प्रश्न आपका आया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहिए। और बने रहिए अपने चैनल AK स्टडी नोट्स के साथ, और खूब अच्छे से अपना तैयारी करते रहिए, तनाव को दूर करें और अच्छे से तैयारी करते रहिए। इसी के साथ अगली वीडियो में ज़रूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।